अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा डेटाबेस का 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाटा इंटेग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। डाटा इंटेग्रिटी के बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 10 में भी रीड कर चुके हैं और थोड़ा सा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 में भी रीड किया है कि डाटा इंटेग्रिटी होती क्या है। ठीक है, आज हम इसके फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं कि डाटा इंटेग्रिटी क्या होती है। फिर नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक क्या है। डाटा इंटेग्रिटी की शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 है डेफिनेशन। डाटा इंटेग्रिटी होती क्या है। डाटा इंटेग्रिटी रेफर्स टू द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन। क्या है करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी किसकी है, डाटा की, और फॉर्म किसकी है, अनदर फॉर्म ऑफ डाटाबेस प्रोटेक्शन। While it is related to security and precision, it has some broader implications as well. Security involves protecting the data from unauthorized operations, while integrity is concerned with the quality of data itself. Integrity is usually expressed in terms of certain constraints, which are the consistency rules that the database is not permitted to violate. Following two are the most important constraints in relation database. Data integrity के बारे में मैंने बताया था कि इंटेग्रिटी होती क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो कहता है कि इनको वायलेट नहीं किया सकता, यानी कि इनकी हम खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती। इसके रूल्स रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा डाटा रिलायबल भी होगा, करेक्ट भी होगा और इसके अंदर कंसिस्टेंसी भी होगी। ठीक है, इसके मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकॉन्स्टेंट्स है यानी रूल्स हैं वो कौन से एंटिटी इंटेग्रिटी है और रेफरेंशियल इंटेग्रिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछ लेते हैं कि रिलेशन या इसके डाटा इंटेग्रिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं। तो हाँ, आपने नाम के साथ इनकी डेफिनेशंस भी रीड करनी है, याद करनी है सॉरी। तो इसकी कौन सी है, एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होता है, इज अ कॉन्स्टेंट्स ऑन प्राइमरी वैल्यूज दैट स्टेट्स दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की शुड कंटेन नल। ये क्या होता है, एंटिटी इंटेग्रिटी में क्या होता है कि जब प्राइमरी की के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी की के अंदर प्राइमरी की क्या होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। किसी भी टेबल के अंदर प्राइमरी की जो होती है वो क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सपोज अगर एक स्टूडेंट का टेबल है तो उसके अंदर उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका सब्जेक्ट्स, उसका टाइम टेबल, उसका फादर नेम, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें से जो रोल नंबर है वो क्या करेगा, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि रोल नंबर एक स्टूडेंट का एक ही हो सकता है, 2 स्टूडेंट का एक रोल नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें भी वो क्या कह रहा है कि इज़ अ कांस्टेंट ऑन प्राइमरी वैल्यूज़ दैट स्टेट्स दैट नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की शुड कंटेन नल्स। यानी कि जो प्राइमरी की है, यानी अगर हम रोल नंबर लिख रहे हैं उसको प्राइमरी की बना रहे हैं, यानी कि रोल नंबर जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। लेकिन स्टूडेंट को रोल नंबर असाइंड ही नहीं है। ठीक है, रोल नंबर असाइंड नहीं है तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे कर सकता है। नाम तो सेम भी हो सकते हैं, यानी कि अगर एक स्टूडेंट का नाम है अली और वो हम ढूंढ रहे हैं उसको रोल नंबर, उसकी प्राइमरी की जो है वह रोल नंबर है, रोल नंबर असाइंड नहीं है। अव्वल तो डाटाबेस में क्या होता है कि डाटाबेस के अंदर जो टेबल होता है वो कभी भी नल वैल्यू नहीं हो सकता, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई, यानी अगर हम रोल नंबर डाल रहे हैं तो रोल नंबर हमें देना ही पड़ेगा, यानी स्टूडेंट को रोल नंबर असाइन लाजमन करना पड़ेगा। इसी तरह रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, उसका क्या रूल है कि इज़ अ कॉन्स्टेंट ऑन फॉरेन की वैल्यूज़ दैट स्टेट दैट इफ़ अ फॉरेन की एग्जिस्ट इन अ रिलेशन दैन आइदर द फॉरेन की वैल्यू मस्ट वॉच द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन इट्स होम रिलेशन और द फॉरेन की वैल्यू मस्ट बी कम्प्लीटली नल। अब यहाँ पे देखेंगे फॉरेन की के अंदर हमने क्या रीड किया था। फॉरेन की के अंदर हमने रीड क्या किया था कि 2 तरह के टेबल होते हैं, एक पेरेंट टेबल होता है, एक चाइल्ड टेबल होता है। एक पेरेंट टेबल यानी कि जो होम टेबल है, जिसको यहाँ पे उन्होंने उसको क्या, पेरेंट टेबल को क्या बुलाया हुआ है, होम रिलेशन। टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट टेबल वो कहता है कि अगर चाइल्ड टेबल के अंदर रोल नंबर असाइंड नहीं है स्टूडेंट को तो हम कहाँ से उसकी डिटेल ले सकते हैं, पेरेंट यानी होम टेबल से। तो इसलिए हमारे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी जो क्या है वो किसके थ्रू काम करती है, रेफरेंस के थ्रू। जैसे हम कहते हैं ना कि फ़लाँ का रेफरेंस से देख लो, उसका फ़लाँ रेफरेंस से देख लो, कि यानी कि अगर वो क्लास सेकंड ईयर है तो उसका रेफरेंस देख लो कि सेकंड ईयर की है कि या फर्स्ट ईयर की है स्टूडेंट। तो हम इस तरह यह क्या है, सेकंड ईयर जो फर्स्ट ईयर उसका क्या हो जाता है, रेफरेंस हो जाता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन डेफिनेशन है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है? इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स इनटू सिंपल एंड स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स। इट इज़ बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंस। किससे? इन अदर वर्ड्स नॉर्मलाइजेशन क्या हो सकती है? इज़ अ टेक्निक फॉर रिव्यूइंग द एंटिटी एट्रीब्यूट्स लिस्ट टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट्स आर स्टोर्ड वेयर दे बिलोंग। कि कहाँ के स्टूडेंट कहाँ पे जाके स्टोर्ड हुए हैं, ये चीज़ें हम इसके अंदर देख सकते हैं। इट इज़ द बेसिस फॉर अ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। इन प्रैक्टिस इट इज़ सिंपली एन अप्लाइड कॉमन सेंस। फॉर मोर फॉर्मली स्टेटेड, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द डिपेंडेंसीज ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन एंटिटीज। Attributes for each entity are checked consecutively against three sets of rules, making adjustments when necessary to put the entity in first, second and third normal form। हम इसके स्टेप्स पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये फिफ्थ तक जाता है, लेकिन हम लोग ये जो है वो कहाँ तक पढ़ते हैं? सिर्फ जस्ट थर्ड नॉर्मल फॉर्म। और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अलग से इसके रूल्स होते हैं, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के अलग से रूल्स होते हैं, और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के अलग से रूल्स होते हैं। ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन होती क्या है? इन अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, यानी कि हम इसको पार्ट्स में डिवीजन करके इन स्टेप बाय स्टेप इसको नॉर्मलाइज्ड करते हैं, यानी कि इसको असल हालत में जो हमें चाहिए होती है उसमें इसको लेके आते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस दैट व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंस। ये डेफिनेशन में आ जाता है कि व्हाट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंस। और फंक्शनल डिपेंडेंस या फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, लेकिन फंक्शन है ये एक ही चीज़, फंक्शनल डिपेंडेंस यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ पर्टिकुलर रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसकी? एंटिटी की। फॉर एनी रिलेशन आर एट्रीब्यूट बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एट्रीब्यूट ए इफ़ फॉर every invalid instance of A, that value of A uniquely determines the value of B. The functional dependence of B on A is represented by an arrow। कैसे? A जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A fully functionally डिपेंडेंट है किस पे? B पे। An attribute may be functionally dependent on two or more attributes rather than a single attribute। For एग्जाम्पल देखें कि कोर्स है, कोर्स हमारा क्या है? एंटिटी है। ठीक है। जो ब्रैकेट्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसके कोर्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? स्टूडेंट आईडी है, और क्या है? कोर्स नंबर है, और कोर्स डेट है। टू द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर जो है वो दोनों किस पे डिपेंड हो रहे हैं? कोर्स डेट पे। क्लियर? अब यानी कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स नंबर क्या है? इंडिपेंडेंट है, और जो कोर्स डेट है वो क्या है? डिपेंडेड है। दोनों किन पे? स्टूडेंट आईडी पे और कोर्स नंबर पे। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन आ जाती है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस द इनिशियल एंटिटी या एट्रीब्यूट जो होती है मस्ट बी चेक्ड फॉर एरोज और ओवरसाइड्स। देयर मे बी सम हिडन प्रॉब्लम्स एज सिनोनिम की प्रॉब्लम आ जाती है, होमोनिम की प्रॉब्लम आ जाती है, रिटेंडेंट इंफॉर्मेशन की और मैचुअली एक्सक्लूसिव डाटा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके सिनोनिम, हिनोनिम, रिटेंडेंट इन्फॉर्मेशन और मैचुअली एक्सक्लूसिव की अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, साथ में इसकी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं। इसके मेन हिडन प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी अक्कर होती हैं? चार तरह की प्रॉब्लम्स अक्कर होती हैं। कौन सी? सिनोनिम की, होमोनिम की, रिटेंडेंट इन्फॉर्मेशन की एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा की। सिनोनिम की प्रॉब्लम देखें कि कैसे अक्कर होती है कि अ सिनोनिम इज क्रिएटेड व्हेन टू डिफरेंट नेम्स आर यूज्ड फॉर द सेम इन्फॉर्मेशन, यानी कि सेम एट्रीब्यूट के लिए दो तरह के डिफरेंट नेम्स यूज़ किए जाते हैं। तो कौन सी प्रॉब्लम अक्कर होती है? सिनोनिम की, यानी कि दो तरह के डिफरेंट नेम है लेकिन उनका मीनिंग जो है वो एक ही है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम अक्कर करता है? सिनोनिम की। इफ़ एन एट्रीब्यूट resides in more than one entity, make sure that all entities use the same attribute name। For example, consider the following two entities। अब यहाँ देखें कि दो एंटिटीज़ है, कौन कौन सी है? एक आइटम की एंटिटी है और दूसरी कौन सी है? सप्लायर की। अब आइटम का जो है उसके एट्रीब्यूट कौन से है? स्टॉक नंबर, आइटम कलर है और सप्लायर कोड है। ठीक है। अब सप्लायर जो हमारे पास एंटिटी है उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं? सप्लायर आईडी और कौन से? सप्लायर नेम। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आइटम वाला जो हमारे पास एंटिटी है, एंटिटी और सप्लायर दोनों के दरमियान में क्या है? रिलेशनशिप है। अब उसके एट्रीब्यूट और उसके एट्रीब्यूट
जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों के अंदर एक चीज़ जो है वो दो डिफरेंट नाम शो करवा रही है, लेकिन उनका मीनिंग एक है। यानी कि सप्लायर कोड भी सेम चीज़ होती है और सप्लायर आईडी भी सेम चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एरर जनरेट हो गया है। उस एरर को हम क्या नाम देते हैं, सिनोनिम का। ये एग्जाम्पल है। अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप इसकी एग्जाम्पल लाजमन लिखेंगे, अगर आप इसकी एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। वी शुड यूज़ सप्लायर कोड इंस्टेड ऑफ सप्लायर आईडी इन सप्लायर। तो वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो एरर है वो कैसे रिमूव की जाती है कि सप्लायर वाला जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट में हम सप्लायर आईडी लिखने की बजाय हम क्या लिख देंगे, सप्लायर कोड। तो हमारा जो एरर है वो जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट है हिमोनिम्स। हिमोनिम्स की प्रॉब्लम क्या होती है कि हिमोनिम इज़ क्रिएटेड कब क्रिएट होता है, व्हेन सेम नेम इज़ यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। वहाँ पे क्या था कि दो मुख्तलिफ नाम यूज़ किए जा रहे थे एक ही चीज़ के लिए। यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ के लिए दो तरह के डिफरेंट नाम यूज़ किए जा रहे हैं। वहाँ पे दो डिफरेंट नाम एक चीज़ के लिए यूज़ किए जा रहे थे, यहाँ पे क्या है कि दो डिफरेंट चीज़ों के लिए एक ही नाम यूज़ किया जा रहा है। ठीक, यानी दो डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन उनका नाम क्या रख दिया है, एक ही। तो कौन सी प्रॉब्लम अकर होती है, सिनोनिम हिमोनिम्स की। आ हिमोनिम इज़ क्रिएटेड व्हेन सेम नेम इज़ यूज्ड फॉर टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। अब दो एग्जांपल दी गई हैं, कौन कौन से दो एंटिटीज़ दी गई हैं, एक कस्टमर की एंटिटी है और एक कौन सी है, सप्लायर की। इसके अंदर देखें कि कस्टमर है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम। सप्लायर के अंदर क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम। अब उसके एट्रीब्यूट दोनों क्या है, सेम है, लेकिन सेम होने की वजह से क्या हो गया, एरर जनरेट हो गया। एरर जनरेट, वी शुड यूज़ सप्लायर नेम इंस्टेड ऑफ कंपनी नेम इन सप्लायर। वो कह रहे हैं कि कंपनी सप्लायर के अंदर जो सप्लायर एंटिटी है उसके अंदर कंपनी नेम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सप्लायर नेम। अगर हम सप्लायर नेम यूज़ कर देंगे तो हमारा एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। आगे रिटेंडेंट इन्फॉर्मेशन। रिटेंडेंट इन्फॉर्मेशन कैसे आती हैं, स्टोरिंग द सेम इन्फॉर्मेशन इन टू डिफरेंट वेज और फॉर्म्स। कंसिडर द फॉल एग्जाम्पल। जैसे आप देखेंगे एम्प्लॉयड एज और डेट ऑफ बर्थ। अब एम्प्लॉय एज भी सेम चीज़ होती है और डेट ऑफ बर्थ भी होती है। अगर हम दोनों एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एंटिटी है, उसके अंदर हम दो तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम चीज़ फॉलो कर रहे हैं। सेम चीज़ कैसे है कि सेम इंफॉर्मेशन है। अगर हम एज काउंट करते हैं, यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ किसी की बताते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है कि 2 अगस्त 1998 है, ठीक है, तो उससे भी एज कैलकुलेट हो सकती है। अगर हम एज बता देते हैं कि 26 है, उसकी फ़लाँ की एज जो है वो 26 है, तो हम एज कर लेंगे कि 2020 से लेके पीछे कितने तक उसकी एज बन जाएगी, 26 तक, यानी 1994 तक। तो इस तरह ये दोनों चीज़ें ही हैं। ये जब हम लिखेंगे एक ही एंटिटी के अंदर दोनों एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो क्या होगा, रिटेंडेंट इन्फॉर्मेशन की एरर जनरेट होगा। ओनली वन एट्रीब्यूट कैन सर्व द पर्पस। द प्रोग्रामर कैन मैनिपुलेट द एज बाय यूजिंग डेट ऑफ बर्थ एज द बेसिस। आगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाटा एग्जिस्ट्स व्हेन एट्रीब्यूट अकर हुज वैल्यूज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज येस और नो इंडिकेटर्स। कैसे, जैसे ये देखें कि कैन ऑल बी ट्रू फॉर एनी सिंगल एंटिटी। फॉर एग्जांपल देखें कि कंसीडर द प्रपोज एट्रीब्यूट ऑफ मैरिड एंड सिंगल इन एन एम्प्लॉय एंटिटी। अब यहाँ पे देखें कि या तो स्टूडेंट या तो मैरिड हो सकते हैं या फिर आप सिंगल हो सकते हैं। आप एट अ टाइम मैरिड और सिंगल नहीं हो सकते। आपने इसके अंदर मैरिड अगर आया तो उसने आगे येस और नो, तो आप यहाँ येस हो सकते हैं या फिर नो हो सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल है तो यहाँ तो आप येस हो सकते हैं या नो। आप एट अ टाइम सिंगल नहीं हो सकते या मैरिड नहीं हो सकते, दोनों कंडीशंस को ट्रू नहीं कर सकते। मैरिड, अगर हम दोनों को सिंगल मैरिड पे भी यस कह देते हैं और सिंगल पे भी यस कह देते हैं तो इस पे क्या हो जाएगा, हमारा एरर जनरेट हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। क्वाइट ऑफन एरर्स ऑफ दिस टाइप रिप्रेजेंट वैल्यूज ऑफ अ लार्जर कैटेगरी व्हेन एवर पॉसिबल रिजॉल्व्स द एरर बाय क्रिएटिंग द लार्जर कैटेगोरियल एट्रीब्यूट्स। इन दिस केस these two elements should be combined into a single attribute of marriage status which would have a value of either married and single, यानी M और S होता है। एम्प्लॉय मैरिज स्टेटस एंड इंडिकेटर ऑफ द एम्प्लॉय मैरिज स्टेटस में हम कह सकते हैं, हम M लिखेंगे तो किसको इंडिकेट करेगा, मैरिड को, और अगर हम S लिखेंगे तो वो किसको इंडिकेट करेगा, सिंगल को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वाले हमारे लेक्चर नंबर 12 के अंदर डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ये जो आज वाला लेक्चर है मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, डाटा इंटेग्रिटी। नॉर्मलाइजेशन वाला जो है लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है। आगे इसके हमने जो
प्रॉब्लम्स 4 प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी। फिर इसकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देख लेना है, ध्यान से आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारा लेक्चर।